बात है 1983 की। 5 व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे थे, हैदराबाद में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड नाम का व्यवसाय शुरू करते हैं। कार्वी जल्दी ही भारत में एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन जाती है जो इक्विटी, कमोडिटीज, ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखते ही देखते बहुत जल्दी ये बहरीन, दुबई, मलेशिया, फिलीपींस और अमेरिका जैसे देशों में भी पहुंच जाती है। मिड 90s के दशक में तो कार्वी बहुत फास्ट ग्रो करती है और लाखों करोड़ों भारतीयों का दिल जीतती है, उनका ट्रस्ट अर्न करती है। लेकिन ये रोमांच जल्दी ही समाप्त होने वाला था जब नवंबर 2020 में सेबी, एक ऐसा रेगुलेटर जिसकी पावर बढ़ती ही जा रही है, सेबी ने कार्वी को कोई भी नए शेयर खरीदने से मना कर दिया। कार्वी के फाउंडर्स को पहुंचा दिया जेल। आज की वीडियो में पूरी बात समझते हैं। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी एंड वी एट iExamBee आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऐसा क्या किया कार्वी ने? क्लाइंट्स के शेयर को बैंकों के पास गिरवी रख के प्लेज करके 2800 करोड़ का डिफॉल्ट किया। कार्वी ने बैंकों से लोन लिया, फिर रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले फंडामेंटल समझते हैं। उसके लिए पहले कार्वी कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। कार्वी भारत में 400 शहरों और टाउन्स में 900 ऑफिस से काम कर रही है। आप समझ सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना फैल गया है। फंडामेंटल तौर पर ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल डोमेन में ये कई सारी सब्सिडियरीज भी रखती है। नंबर 1 कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, जो कार्वी ग्रुप का ब्रोकिंग आर्म है। शेयर ब्रोकिंग होती है, शेयर की खरीद फरोख्त होती है और इसके साथ में ये वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। दूसरी कंपनी है कार्वी कॉमट्रेड, यानी कि कमोडिटी ब्रोकिंग का काम होता है यहाँ पे। तीसरी है कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो अपने आप में एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और चौथी है कार्वी रियल्टी लिमिटेड, जो रियल एस्टेट का काम करती है। आप समझ रहे होंगे कि पैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने वाले हैं। अब अगर आप ये 4 कंपनी को समझ गए तो यहाँ पे फ्रॉड कैसे हुआ इसको समझना आसान हो जाएगा। कार्वी ने 2 फ्रॉड किए। पहला फ्रॉड, इसने अपने ग्राहकों के शेयर्स का मिसयूज किया, उनको बैंक के साथ गिरवी रखा, प्लेज करा और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। दूसरा फ्रॉड, कार्वी ने अपने ग्राहक के शेयरों को बेचा भी, यस इलीगली बेचा, और जो फंड्स आए उनको अपनी रियल एस्टेट ग्रुप कंपनी है वहां पर ट्रांसफर कर दिया। क्लाइंट्स को इस बात का पता भी नहीं है। टोटल मिसयूज ऑफ द क्लाइंट्स ट्रस्ट, फ्रॉड 2800 करोड़ के आसपास। अब कार्वी ने इतना बड़ा खेल किया कैसे? ये बात कस्टमर्स को और रेगुलेटर्स को क्यों समझ में नहीं आ रही थी? इसके लिए पहले अपने को समझना होगा कि ब्रोकिंग की प्रोसेस क्या है, कैसे शेयर्स के अगेंस्ट में लोन मिलता है। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट आप जानते हैं, ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको एक शेयर मिलता है, एक सर्टिफिकेट, समझ लो फिजिकली प्रिंटेड सर्टिफिकेट, जो आज भी आपको मिलेगा अगर कोई छोटी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर छोटी कंपनी वहां पर लिस्टेड नहीं होती है, तो कई बार वो अपने शेयर आपको प्रिंट करके फिजिकल फॉर्म में दे देते हैं। पहले सारे ही शेयर्स ऐसे होते थे कि जब इन्हें बार बार ट्रांसफर करना पड़ता था तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। तो एक डीमेट फॉर्म बनाया, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी कि अभी जो आपके शेयर्स हैं वो डिजिटल हो गए। ये डिजिटल शेयर्स को रखने के लिए अपने देश में 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है NSDL, एक है CSDL। आने वाले हर वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी मिलती रहेगी, बट पहले आज समझते हैं कि इस डीमैट अकाउंट का यूज करके कैसे कार्वी ने ये फ्रॉड किया। एक समझ लीजिए डीमैट अकाउंट है, एक व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति है, उसका डीमैट अकाउंट है NSDL में और उसके अकाउंट में उसके शेयर्स रहते हैं। दूसरा होता है ब्रोकर का डीमैट अकाउंट। कार्वी यहाँ पर ब्रोकर है। ब्रोकर क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर्स को खरीदता है, बेचता है। कार्वी का जो ब्रोकिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, ये पूल अकाउंट के रूप में जाना जाता है। पूल अकाउंट एक ऐसा है जहाँ पे सारे शेयर्स पहले जमा किए जाते हैं, फिर बेचे या खरीदे जाते हैं। अब अगर B नाम का व्यक्ति अपने शेयर बेचना चाहता है और C नाम का व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, तो प्रोसेस के अनुसार B पहले कार्वी के फुल खाते में अपने शेयर्स लेगा और वहां से फिर वो C के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सिंपल है ना? कार्वी ने जो यहाँ पे गेम खेला वो खेला लोन लेके।
माना एक्स कोई व्यक्ति है जिसके शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन लेना चाहता है। शेयर्स एक टाइप की सिक्योरिटी है, एक टाइप के एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट लोन लेना अलाउड है, बैंक से आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पे कार्वी ने ये बिजनेस शुरू किया, बोला आप कहाँ बैंक के पास जाओगे, मैं आपको लोन दिला देता हूँ। हर कस्टमर को वो प्रोसेस भी मालूम नहीं है कि लोन कैसे मिलेगा, उसको तुरंत लोन चाहिए। ये जो कस्टमर एक्स है, इसने अपने शेयर्स कार्वी के पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और कार्वी ने बैंक को ये शेयर्स प्लेस कर दिए, सिक्योरिटी बन गई बैंक के पास और उसके बदले में लोन मिल गया। ये पैसा बैंक से पहले कार्वी के अकाउंट में गया, पूल अकाउंट में, कार्वी के अकाउंट से पैसा कस्टमर के अकाउंट में चला गया लोन का। ये हुई एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन और ये एकदम लीगल ट्रांजैक्शन है। इस सिंपल ट्रांजैक्शन और लीगल ट्रांजैक्शन में कार्वी कैसे कमाता था, मानो उसको बैंक से लोन मिला 10% पे, कार्वी जो कस्टमर को लोन देता था वो 18% पे, तो ये बीच में 6%, 5%, 7% उसकी कमाई हो गई। ये उसका प्रॉफिट हो गया, परफेक्टली लीगल, कोई झोलमाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर गेम कब हुआ, जब कार्वी ने अपने आप अपने कस्टमर्स के शेयर्स को यूज कर लिया। अब आप पूछेंगे क्या ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट्स के शेयर्स को यूज करने की फ्रीडम है? आंसर है बिल्कुल नहीं। फिर ये कैसे होता है? ये होता है पावर ऑफ अटॉर्नी से। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा परमिशन है, एक ऐसी सुपर पावर अपने हाथ में ब्रोकर्स ले लेते हैं कि क्लाइंट बोल रहा है कि ये ब्रोकर मेरे बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब किस टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकता है? यहाँ पर कार्वी ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया। क्लाइंट के बिहाफ पे अगर कार्वी उन शेयर को बेच भी रहा है, तब भी जो पैसा है वो जाना चाहिए क्लाइंट के अकाउंट में। लेकिन जब आपका ब्रोकर ही ईमानदार नहीं है, जैसा कि इस केस में हुआ, उन्होंने कैसे ये प्लेज किया और कैसे बिना क्लाइंट से पूछे हुए शेयर बेच दिए, इसके समझने के लिए समझिए कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में करीब 12 लाख क्लाइंट्स के अकाउंट थे और हर एक क्लाइंट के पास एक डीमेट अकाउंट होगा और एक स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट भी होगा। स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट कार्वी में हो गया और डीमेट अकाउंट NSDL या CSDL में हो गया। और जैसा मैंने बताया आपको, ब्रोकिंग अकाउंट का इस्तेमाल होगा शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए और डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल होगा शेयर्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर ब्रोकर ट्रांजेक्शन कर सके क्लाइंट के बिहाफ पे, तो ब्रोकर ने ले रखी है पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने देखा होगा ना, स्टैम्प पेपर पे कई लोग दे देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। कोई आपके रिश्तेदार विदेशों में है तो वो यहाँ इंडिया में कुछ काम करने के लिए अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देके जाते हैं। इसी तरीके से ब्रोकर्स के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, जो ब्रोकर को ऑथराइज कर रहा है कि आपके शेयर्स वो डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता है। जब आप शेयर्स बेचते हैं, देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है, जब आप शेयर्स बेचते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है आप अपने ब्रोकर को अपने डीमेट अकाउंट से शेयर डेबिट करने की परमिशन दे रहे हैं। बेसिक रूप से कार्वी ने अपने नाम पर एक डीमेट अकाउंट बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके जो क्लाइंट के अकाउंट से अपने डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर लिए। फिर कार्वी गया फाइनेंशियल कंपनीज के पास, बैंकों के पास, जैसे HDFC बैंक या बजाज फिनसर्व। उन्होंने बोला ये हमारे पास इतने सारे स्टॉक हैं जो मैं आपको सिक्योरिटी के रूप में दूंगा, ये शेयर्स के अगेंस्ट आप मुझे लोन दीजिए। आप याद ये रखिए, यहाँ पे ये जो शेयर्स थे, जो स्टॉक्स थे, कार्वी के नहीं थे, ये थे क्लाइंट के। लेकिन बैंक और NBFC को इसके बारे में कहाँ पता है? उन्होंने तो ये शेयर्स को कोलेटरल मान के कार्वी को लोन दे दिया और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। 4 मेन प्लेयर थे यहाँ पे लोन देने वाले, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। शेयर्स को कोलेटरल रख के 340 करोड़ का लोन दिया गया और कार्वी के ये कारनामे समझ में आए जब NSE वहाँ पे ऑडिट के लिए गया। NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर्स जो खरीद फरोख्त करते हैं, ट्रांजैक्शन किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स का ऑडिट करता है। स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट कौन करता है? कमेंट में लिख के आप बताओगे। इतने चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद भी इतने कांड हो रहे हैं। NSE ने जब ऑडिट किया और पाया करीब 2800 करोड़ के आसपास का दुरुपयोग किया है कार्वी ने। 2800 करोड़ के शेयर्स, सिक्योरिटीज यूज किए गए, प्लेस किए गए बैंकों के पास, जो कभी ये शेयर्स थे ही नहीं कार्वी के, ये उनके क्लाइंट के शेयर्स थे। जब स्कैम पकड़ में आ गया, कार्वी को अपने क्लाइंट्स का पैसा वापस करने के लिए कहा गया, पर कार्वी ने यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट किया, क्योंकि ये पैसा कार्वी अपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके माध्यम से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर चुका है। करीब 800 से 1000 करोड़ की रेंज में डिफॉल्ट हुआ। इसके रिजल्ट में कार्वी का स्टॉक ब्रोकिंग मेंबरशिप NSE और BSE दोनों ने टर्मिनेट कर दिया। बात पहुंची मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास। पावर ऑफ अटॉर्नी के इस मिसयूज को बढ़ते हुए देखकर सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया। 1 सितंबर 2020 से इसको लागू किया गया, जिसमें ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट के शेयर इस्तेमाल करने से बैन कर दिया गया। नवंबर 2020 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड ने अपने पूल अकाउंट से जितने डोरमेंट अकाउंट थे, डोरमेंट अकाउंट मतलब जहां पर बहुत टाइम से ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, जो सालों से इनएक्टिव अकाउंट हैं, इन अकाउंट से शेयर लिए थे पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करके। करीब 95,000 डोरमेंट अकाउंट
खुले तौर पे कार्वी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के रेगुलेशंस का यहाँ पे वायोलेशन किया था। जब ये मुद्दा सामने आया तो सेबी ने कार्वी को कोई भी नया क्लाइंट एनरोल करने से मना कर दिया, कोई भी ट्रेडिंग करने से मना कर दिया, और सेबी ने एनएसडीएल को भी ये ऑर्डर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट, जो ये शेयर्स डिफरेंट क्लाइंट के इनको वापस कर दो। यहाँ पर जो लेंडर्स थे उनकी टेंशन बढ़ गई, यही तो उनकी सिक्योरिटी थे। 90% शेयर्स एनएसडीएल ने वापस कर दिए। लेंडर्स जो बैंकर्स हैं उन्होंने सेबी के इस ऑर्डर का विरोध किया। उनको मालूम ही नहीं था कि उन्होंने जिन शेयर्स के अगेंस्ट लोन दिया है वो शेयर्स कार्वी के नहीं बल्कि क्लाइंट के हैं। ये बैंकों का विद्रोह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अब केवल 10% शेयर्स रह गए एनएसडीएल में, जो बैंकों के लिए बहुत कम सिक्योरिटी है। बैंक पहुंच गए एसएटी में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जितने भी मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो फ्रॉड के मामले में, आपको हमेशा जिक्र आएगा इसका, इसको समझना बहुत जरूरी है। एसएटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट सेक्शन 15K के तहत ये बनाया गया है। कोई भी अगर सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, उसको उसके अगेन अपील करनी है, तो वह एसएटी के पास जा सकता है। एसएटी हेड की जाती है किसी सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के द्वारा, या कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या सिटिंग जज जिन्होंने कम से कम 7 साल की सर्विस करी हो। एसएटी में कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंट से डील करने वाले मेंबर्स होते हैं। इसको बनाने का पर्पज ये है कि ऐसा ना हो सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स कोर्ट में चली जाए और सालों साल वहाँ डिसीजन होने लग जाए, तब तक मार्केट की हालत बहुत चेंज हो जाएगी। लेंडर्स ने एसएटी के पास सेबी के इस गाइडलाइंस को अपोज किया, उसको चैलेंज किया है कि कैसे हमारे पास जो सेफ्टी के रूप में, जो सिक्योरिटी के रूप में शेयर्स बचे थे वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं वापस। ये केस अभी चल रहा है। इसके तुरंत बाद एनएससी ने एक फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया कार्वी में, जो पूरी डिटेल में जाके देखने वाला है ये काम कैसे हुआ। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी क्या होता है ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं होगी, ईडी ने कार्वी के एडिशनल एसेट्स की पहचान की और यहाँ पर आइडेंटिफाई किए एसेट्स जैसे जमीन, बिल्डिंग्स, शेयर्स, कैश, फॉरेन एक्सचेंज, ज्वेलरी करीब 110 करोड़ के, और इनको अटैच किया पीएमएलए एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आप देख रहे होंगे ईडी के मैक्सिमम एक्शन पीएमएलए एक्ट में होते हैं, क्योंकि इसमें ईडी को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन हैं पार्थसारथी, और बाकी लोगों के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया है, और ईडी ने पहले इसी केस में 1984 करोड़ के एसेट्स अटैच किए थे। सी पार्थसारथी और ग्रुप सीएफओ मिस्टर जी हरिकृष्णा को ईडी ने अरेस्ट किया। फिलहाल तो वो बेल पर चल रहे हैं, केस पे इंक्वायरी अभी चली रही है। जब मैं हैदराबाद में था, कार्वी वहाँ पर एक बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन शायद ग्रीड और शायद कैपिटल मार्केट में फ्रॉड करने के स्कोप, अपॉर्चुनिटी का अनरीजनेबल इस्तेमाल करने की कोशिश में कार्वी भटक गया और क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ गया। रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड इस तरीके के स्कैम्स की, इस तरीके के फ्रॉड की, इस तरीके के चोरों की। ये मार्केट जितनी फास्ट ग्रो कर रही है उसमें उतनी तरीके की चोरियां हो रही हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यहाँ पर मार्केट में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और हमें ये जानना जरूरी है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेबी की। वक्त के साथ साथ सेबी के रेगुलेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। सेबी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेटर। I will come with more stories so that you learn with these frauds, with these scams. I'm sure these are going to unfold your potential and make your job preparation 50% faster. आपका कोई प्रश्न है प्लीज कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।